भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें मौजूद एक मौलिक अधिकार आज मौलिक अधिकार रहा ही नहीं। यह कहानी आर्टिकल 31, जिसे संपत्ति के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो पहले संविधान में जोड़ा गया और फिर दशकों के बाद इसे हटा दिया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। यह भारत देश के नागरिकों को यह अधिकार देता था कि राज्य किसी की भी संपत्ति बिना कानून के नहीं छीन सकती। सरल शब्दों में कहे तो अगर सरकार आपकी जमीन या संपत्ति लेती है तो उसे कानून बनाकर लेना होगा। संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल था, स्वतंत्र भारत में व्यक्ति की आज़ादी कैसे सुरक्षित रखी जाए, क्योंकि ब्रिटिश शासन में सरकार जब चाहे संपत्ति छीन सकती थी। इसी अनुभव से सीख लेते हुए संविधान सभा ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि राज्य शक्तिशाली है, इसलिए नागरिकों की संपत्ति की रक्षा जरूरी है। लेकिन संपत्ति के अधिकार का संबंध केवल आर्टिकल 31 से ही नहीं, बल्कि इसका संबंध 14 और अनुच्छेद 19 एक सब क्लॉज एफ से भी है। जहां पर आर्टिकल 14 विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता की बात करता है, तो वहीं पर आर्टिकल 19 एक सब क्लॉज एफ संपत्ति के अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। इस आर्टिकल का संबंध मुख्य रूप से नागरिकों से है, अर्थात आर्टिकल 19 उनको उपलब्ध है जो भारत देश के नागरिक हैं। यहाँ पर अधिग्रहण करने का अर्थ है कि भारतीय नागरिकों को संपत्ति खरीदने, अपने पास रखने और उन्हें बेचने का अधिकार भारत का संविधान देता था। वहीं आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करने का अधिकार देता था। यह आर्टिकल भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध थे, अर्थात यूं कर सकते हैं कि यह व्यक्तियों को उपलब्ध थे। सरकार कानून बनाकर किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित कर सकती थी, बिना कानून के वंचित नहीं कर सकती थी। यहाँ पर सरकार या राज्य किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण दो ही शर्तों पर कर सकती थी। पहला था सार्वजनिक उद्देश्य, अर्थात अगर सरकार को कहीं अस्पताल, स्कूल या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं तो। दूसरी ओर जिस व्यक्ति की संपत्ति ली जाएगी उसे राज्य की तरफ से क्षतिपूर्ति अर्थात हर्जाना दिया जाता था, जो उस समय के बाजार मूल्य पर निर्भर करता था। लेकिन आजादी के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी और वह थी गरीबी और जमींदारी प्रथा, जिसके चलते सरकार जमीन सुधार करना चाहती थी, लेकिन आर्टिकल 31 बीच में आ रहा था। इस आर्टिकल 31 को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 एक सब क्लॉज एफ का संरक्षण प्राप्त था। जमींदारों ने संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए भूमि सुधार को चुनौती दी। तो दूसरी ओर अनुच्छेद 31 में मुआवजे के प्रावधान के कारण लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण भूमि अधिग्रहण में देरी हुई। और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर संसद ने पहले संविधान संशोधन 1950 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 31 ए और 31 बी को जोड़ा, जहां पर 31 ए के अंतर्गत विधियों की 5 श्रेणियां बनाई गई। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली 5 चीजों को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। वो 5 श्रेणियां यह थी। पहला, राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, जिसमें बड़े बड़े जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन थी, उनके जमीनों का अधिग्रहण सरकार कर सकती थी। इसी का संबंध भूमि सुधार से था। दूसरा, राज्य द्वारा संपत्तियों के प्रबंधन का दायित्व संभालना। तीसरा था बड़े बड़े निगमों यानी कॉरपोरेट का विलय करना। चौथा था निगमों के शेयर धारकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण और पांचवा था माइनिंग से संबंधित कुछ विषय। अब अगर संसद इन पांचों विषयों से संबंधित किसी पर कानून बनाती तो इसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई राज्य विधानमंडल इन पांचों विषयों से संबंधित किसी पर भी कानून बनाती थी तो उसे अंततः राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आर्टिकल 31 ए का संबंध मुख्य रूप से भूमि सुधार से था और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए 31 बी को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 बी, जिसका संबंध 9वीं अनुसूची से है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 31 बी का क्षेत्र 31 ए से ज्यादा बड़ा है। अनुच्छेद 31 बी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को मौलिक अधिकारों से संरक्षित करती है, फिर चाहे वह विधि अनुच्छेद 31 ए में उल्लिखित 5 श्रेणियों से हो या ना हो। लेकिन आगे चलकर आई आर कोहलियोवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा
कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके निर्णय में यह कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए गए वो सभी विषय जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, उनका न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वह संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। आगे चलकर भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए संविधान में 25वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि 1971 में किया गया था। इसके माध्यम से अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जो अनुच्छेद 39B और 39C के समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करती है, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। साथ ही इसमें यह भी जोर दिया गया कि यह न्यायिक समीक्षा से बाहर होगी, लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा। आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 31C का विस्तार कर दिया गया और कहा गया कि संविधान के भाग 4 में वर्णित किसी भी निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है, तो वह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात पहले अनुच्छेद 31C में केवल 39B और 39C को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें संविधान के भाग 4 के सभी अनुच्छेदों को शामिल कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में इसे असंवैधानिक माना। साल 1978 में आपातकाल के बाद संसद के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, जिसमें अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज F को और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया तथा भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300A बनाकर संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था की गई। इस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसका प्रभाव यह पड़ा कि पहले कोई भी व्यक्ति को कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। पहले संपत्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा था, लेकिन अब बिना संविधान संशोधन के संसद साधारण कानून के तहत संपत्ति के अधिकार को नियमित या निर्धारित कर सकती है। दूसरा, यह कार्यकारी विधियों के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी विधियों के खिलाफ नहीं। अब उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं कर सकता, जहां पर अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, अब वह केवल अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, वहां पर व्यक्ति को हर्जाने का अधिकार था, अर्थात उसे मुआवजा दिया जाता था। लेकिन अब राज्य के द्वारा निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के मामले में हर्जाने का अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। एक झटके में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार के साथ साथ संवैधानिक अधिकार रह गया। सबसे बड़ी बात यह है कि समय समय के साथ इस पर और बदलाव होते गए, लेकिन क्या अभी भी भाग 3 में राज्य द्वारा निजी संपत्तियों के अधिग्रहण पर हर्जाने का अधिकार है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन केवल ऐसे 2 मामले हैं जब राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए या खेती युक्त भूमि हो तथा वह भूमि संविधिक निर्धारित सीमा के अंदर हो। संविधिक निर्धारित सीमा का तात्पर्य है यह हुआ कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई भूमि से अधिक भूमि का नाम होना। आर्टिकल 31 सिर्फ एक कानून नहीं था, वह एक चेतावनी थी कि लोकतंत्र में सरकार सबसे ऊपर नहीं, संविधान है।